नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोहना स्थित लोहटकी गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। देश में सबसे लंबे 8 लेन के हाईवे गुरुग्राम जिले के 11 गांव और पलवल के 7 गांव के साथ नूंह जिले के 47 गांवों से होकर गुजरेगा। इस तरह यह हाईवे हरियाणा राज्य के 65 गांवों में से होकर गुजरेगा। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद करते हुए कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी और लोगों को आने जाने की भी सहूलियत होगी। निरीक्षण के दौरान नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में कहा कि हाईवे निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई तक 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हाईवे पर हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और हेलीपैड की सर्विस भी होगी। हरियाणा में इस हाईवे की कुल लंबाई 160 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 10,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी और हरियाणा राज्य में हाईवे की शुरुआत गुरुग्राम अलवर रोड स्थित NH 248A से होगी। प्रदेश में इस हाईवे का समापन नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में कालगांव में होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को मार्च 2022 तक पूरा करने की योजना है। एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा में यातायात की कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बढ़ेगी और नूंह और पलवल जिले में कई चौराहों के जरिए यह बड़े राजमार्गों जैसे कि KMP और DND सोहना आदि से जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि इससे हरियाणा की कनेक्टिविटी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली IOCL रिफाइनरी टाउनशिप का दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने रिफाइनरी के अधिकारियों की मीटिंग ली और 2G प्लांट का निरीक्षण किया। पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने कहा है कि रिफाइनरी के अंदर कई जगह पर काम चल रहा है, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया है। रिफाइनरी का दौरा करने के बाद रामेश्वर तेली पानीपत के ESI अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बात की और अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने उन्हें जो समस्याएं बताई हैं वो जल्द से जल्द उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में 17 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में GST काउंसिलिंग की बैठक होगी, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मैराथन चर्चा की गई है। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने पर विचार होगा। पिछले कई महीनों से पेट्रोल के पार 100 रुपए के पार चल रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30,346 नए मामले सामने आए हैं। 38,346 लोगों को रिकवरी हुई है और 432 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,873 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 56 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी करीब 49,000 एक्टिव केस मौजूद। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 208 मरीजों की मौत हो गई है। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 53 मरीज रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में अब भी 404 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस सामने आए। एक दिन में 24 मरीजों की रिकवरी हुई है और प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 335। सोनीपत में वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए हैं। सोनीपत में करीब 10,70,000 पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहा है। शहर में करीबन 99% और ग्रामीण क्षेत्र में 75% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। सितंबर महीने में 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा और वहीं 3 दिन में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 75,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट मिला है। लगभग 35,000 लोगों को ग्रामीण और शहरी स्तर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र को स्पेशल टारगेट करते हुए घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने का फैसला लिया है। कुरुक्षेत्र 16 महीनों के बाद कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुका है। जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या का आंकड़ा 0 हो गया है।
कुरुक्षेत्र में कोविड का पहला केस 6 अप्रैल 2020 को मिला था। 7 में मिला था। आपको बता दें कि जिसके बाद कुरुक्षेत्र में 22,128 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिसके में से 21,772 मरीज ठीक हो चुके हैं और 356 मरीजों की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन ने कहा है कि सभी के प्रयासों से कुरुक्षेत्र कोरोना मुक्त हुआ है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह तभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे। करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ 71% पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 11 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। विभाग का कहना है कि जिनमें से 7 लाख लोगों को पहली डोज व 2,64,000 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने त्योहार के सीजन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करने की अपील की। फरीदाबाद स्थित विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को दूसरा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने मुफ्त वैक्सीन लगाकर खुद को सुरक्षित किया। अम्बाला में कोरोना के बाद अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। अब तक अम्बाला में डेंगू के 9 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर ब्रीडिंग चेकिंग अभियान चलाया। स्वास्थ्य विभाग ने निगम को फॉगिंग करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक निगम ने फॉगिंग का कोई भी शेड्यूल नहीं बताया है। निगम अधिकारी जल्द फॉगिंग शुरू करने का दावा कर रहे हैं। पलवल के हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में रहस्यमयी बुखार के कहर से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रहस्यमयी बुखार सामूहिक फैलाव की तरफ बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को चेताया है कि बुखार से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने जाने से बुखार का संक्रमण फैल सकता है। रोहतक जिले के टिटौली गांव के पास ड्रेन नंबर 8 में एक तेज रफ्तार कार गिर गई। कार में कुल 4 युवक सवार थे, जिनमें से डूबने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस को नहर में कार गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया। चारों युवकों को रोहतक पीजीआई ले जाने के बाद पता चला कि पुलिस ने पीजीआई में पहुंचकर मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। रोहतक के जसिया गांव में 22 वर्षीय युवक के तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। युवक का शव घर के कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। परिजनों ने हत्या के आरोप गांव के ही कुछ युवकों पर लगाया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जासिया गांव का रहने वाला युवक ऑटो चलाता था और देर रात तक अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। घर लौटकर उसने अपने भाई को साथियों के साथ झगड़ा होने की बात बताई। गुरुग्राम पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शहीद तरुण भारद्वाज के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शहीद तरुण के परिवार को मुलाकात कर दुख जताया। विनोद शर्मा ने कहा कि तरुण भारद्वाज के जज्बे को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद तरुण भारद्वाज के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। मोरसी गांव वीर सेनानियों और सैनिकों का गांव है। आपको बता दें कि सियाचिन की सीमा पर तरुण भारद्वाज शहीद हो गए थे। अम्बाला के डीएवी कॉलेज में ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान कॉलेज प्रशासन द्वारा मेयर शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पौधारोपण करके लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि देश में पौधारोपण की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। एक पेड़ पूरा जीवन हमें कुछ न कुछ जरूर देता है, इसलिए उनकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। पंचकुला में बुधवार को जननायक जनता पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पहुंचे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अजय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर इस बार जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवीलाल की 108वीं जयंती पर नूंह में चौधरी देवीलाल का स्टैच्यू लगाने का फैसला लिया गया। कैथल में बिजली बोर्ड के दफ्तर के बाहर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि 6 कर्मचारियों का विभाग की तरफ से ज्वाइन करवाने का लेटर आया है, लेकिन इन कर्मचारियों को ज्वाइन नहीं करवाया गया। विभाग के एससी जानबूझ के ज्वाइनिंग को लटका रहे हैं। एससीबीएस रंगा ने कहा है कि जल्द ही इनको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, लेकिन अब 1-2 दिन में सबको ज्वाइन करवा दिया जाएगा।
सोनीपत की सब्जी मंडी में गंदे पानी का जलभराव होने से सब्जी मंडी तालाब में तब्दील हो गई है। मंडी में कई फुट तक पानी भरा हुआ है। जलभराव के चलते आलू के व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 15 से 20 दिनों तक चलने वाला आलू 2 दिन में ही सड़ जाने के कारण व्यापारियों को नुकसान हुआ। सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ ग्राहक भी मंडी में परेशान नजर आए और मंडी में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। सब्जी विक्रेताओं और आड़तियों के साथ साथ सब्जियां खरीदने के लिए मंडी में पहुंचे ग्राहकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जताई और पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जिला अस्पताल में 30 सितंबर के बाद कई ओपीडी बंद हो सकती हैं। सरकार ने प्रदेश भर के कंसल्टेंट को 30 सितंबर को सेवानिवृत्त किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। एसीएस हेल्थ ने जारी पत्र में कहा कि प्रदेश भर में काम कर रहे कंसल्टेंट को 30 सितंबर को सेवा समाप्ति समझी जाएगी। इन आदेशों के चलते सबसे ज्यादा परेशानी अल्ट्रासाउंड केंद्र में होगी। सिविल सर्जन ने कहा है कि जिले में 10 कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। पात्र लोगों को दोबारा अप्लाई करना होगा। सरकार ने जो आगामी आदेश होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा और मरीजों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। भिवानी के चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कार्यभार संभाला। सिविल सर्जन ने कार्यभार संभालते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। सिविल सर्जन ने अधिकारियों को वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। कहा कि वैक्सीनेशन का टारगेट 1 सप्ताह में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। सिविल सर्जन ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नए बूथ बनाने की हिदायत भी दी। विभाग के अधिकारी लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करें। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 101 किलो डोडा, पोस्ट और 2 ट्रक बरामद किए हैं। आरोपी 2 उत्तर प्रदेश और 1 पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। बहादुरगढ़ पुलिस ने नशा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को भी यहां पर गिरफ्तार किया। सिरसा में हेरोइन, अफीम समेत अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी में महिलाओं की संख्या में तेजी बढ़ती जा रही है। महिलाओं के जीवन के लिए खतरनाक नशों की तस्करी में शामिल होकर मोटी कमाई के लालच में युवाओं को गड्ढे में डाल रही हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं खाना के डिब्बे में सप्लाई करने के नाम पर भी महिलाएं नशे की तस्करी कर रही हैं। ऐसी एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के पास से टिफिन से 6 ग्राम हेरोइन, 20,000 की नकदी और 1 मोबाइल कांटा भी बरामद किया। हरियाणा में सीआईए असंध की टीम ने रिफाइनरी रोड पर गांव बेगमपुर के पास चल रहे एथनॉल चोरी के खेल का खुलासा किया है। मौके पर टैंकर, पिकअप गाड़ी और 11 ड्रम बरामद किए गए। पुलिस टीम ने मामले में 2 लोगों को काबू करते हुए मौके से 34,000 लीटर एथनॉल का 1 टैंकर और 11 ड्रमों से भरा हुआ 2400 लीटर एथनॉल बरामद किया। टैंकर चालक को गिरफ्तार करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। फरीदाबाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक बार फिर से उपभोक्ता को जोर का झटका दिया है। इस बार बिजली निगम की ओर से एक उपभोक्ता के पास 86 लाख रुपए का बिल भेजा गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित उपभोक्ता मात्र 50 गज के मकान में ही रहता है। पिछले कई महीनों से अधिकारियों का चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोसली में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघ के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि टीम ने 26 अगस्त को गांव मुमताजपुर में बिजली चोरी पकड़ी गई थी, जिसके चलते शराबी किस्म के शरारती लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट मामले में पुलिस की ओर से सही धाराएं नहीं लगाए जाने के विरोध में सोहना की अग्रवाल धर्मशाला में सर्व समाज के लोगों ने पंचायत की पूर्व विधायक के बेटों पर दबंगई के आरोप लगाए। आगे की कार्रवाई के लिए 31 लोगों की कमेटी का गठन किया गया है, जो पहले मौजूदा विधायक कंवर संजय सिंह के मिलकर आगामी रूपरेखा तैयार करेगी और आखिर इस विवाद को किस तरह से खत्म किया जाए। लोगों का कहना है कि कस्बे की बहन बेटियों के साथ सरेआम बदतमीजी और मारपीट की गई है, लेकिन पुलिस ने ना तो केस में महिलाओं के साथ की गई बदतमीजी बर्बरता को शामिल किया और ना ही मेडिकल रिपोर्ट्स की धाराओं को लगाया। झज्जर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा।
कबड्डी लीग का शुभारंभ 22 सितंबर को बहादुरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कबड्डी खिलाड़ी शामिल होंगे, किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। किसान नेता का कहना है कि 27 सितंबर को देश भर में कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। देश के सभी नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। महम शुगर मिल में शीरा घोटाला का मामला सामने आया है। ठेकेदार ने मिल प्रशासन पर शीरा घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने शुगर मिल में शीरा खरीद रखा है। मिल प्रशासन की तरफ से शीरा टैंकों में गड्ढों पर पानी मिलाया जा रहा है। झज्जर में बुजुर्ग दंपति पर छत गिरने का मामला सामने आया है। छत गिरने से मलबे से नीचे दबने के कारण दंपति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति चारा लेने के लिए प्लॉट में बने कमरे में गए थे। अचानक छत गिर गई और दोनों की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र में रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में भी उन्होंने रेलवे को अपनी तमाम सेवाएं दी और एक भी दिन रेलवे नेटवर्क को रुकने नहीं दिया। मांग पूरी नहीं हुई तो 18 सितंबर के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाएगा। कैथल में अभिभावक ने निजी स्कूल पर दादागिरी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने सालाना चार्जेस नहीं देने के बाद कहकर बच्चों को परीक्षा से बाहर किया। कैथल में जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने जन आरोग्य पब्लिसिटी वैन को लघु सचिवालय में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन पूरे जिले में लोगों को जागरूक करेगी। कुरुक्षेत्र में रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में भी उन्होंने रेलवे को अपनी तमाम सेवाएं दी और एक भी दिन रेलवे नेटवर्क को रुकने नहीं दिया। मांग पूरी नहीं हुई तो 18 सितंबर के बाद रेलवे ट्रैक को जाम किया जा सकता है। पानीपत में बेटे की दोनों किडनी खराब होने पर परिवार ने मदद की गुहार लगाई। परिवार की रोजी रोटी चलाने वाला सिर्फ बुजुर्ग का एक बेटा है। कुछ दिनों पहले बेटा ऑटो चलाकर घर का खर्चा चला रहा था लेकिन बीमार होने के बाद बेटा घर पर ही है। फरीदाबाद के गांव सोतई में युवक की हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। 20 गांवों के लोगों ने महापंचायत की। इस दौरान मौजूदा विधायक नयनपाल रावत के बहिष्कार की मांग उठी। नयनपाल रावत पर दोषियों की मदद करने का आरोप है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद से जुड़ी 6 जगहों पर सर्वे करना शुरू किया है। सूत्र के मुताबिक सर्वे टैक्स ऑफिशियल्स द्वारा किया जा रहा है। मुंबई में सोनू सूद की 6 जगह हैं। अभिनेता सोनू सूद के घर और ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम ने सर्वे करके सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। केजरीवाल ने कहा कि सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि अगर अफगानिस्तान से कोई गतिविधि होती है तो उसका रास्ता भारत की तरफ आता है। उससे वैसे ही निपटेंगे जैसे हम अपने देश में आतंकवाद से निपटते हैं। जनरल विपिन रावत ने कहा कि नए और पुराने तालिबान में कोई बदलाव नहीं आया है। यह 20 साल पुराना वाला ही तालिबान है। जनरल विपिन रावत बोले कि मुझे लगता है कि अगर क्वाड देशों का समर्थन मिलता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है। गुजरात में आज दोपहर 1:30 बजे भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबरों के मुताबिक रूपाणी कैबिनेट में शामिल रहे मंत्रियों को हटाया जा सकता है। नए सीएम भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल के बदलाव चाहते हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। टाइम पत्रिका ने बुधवार को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का खुलासा किया। 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह मिली है। तो पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला को भी टाइम्स ने सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी है। नेताओं की इस वैश्विक सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ड्यूक समेत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं।
एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू बुधवार रात अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। कंपनी ने पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 160 किलोमीटर ऊंची उच्च कक्षा में दुनिया की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारेंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आने से 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। सुबह करीब 4:30 बजे इस भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई।